नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एडिशन ऑफ द रेड माइक डायलॉग्स में। जैसे कि सौरभ ने शुरुआत में बताया कि मकसद क्या है, यहाँ मकसद बहस करना नहीं, संवाद करना है। डायलॉग, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा सबसे पहला सवाल उमर साहब ये है कि इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है उम्मीदों का जम्मू कश्मीर। उम्मीद एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, इट मीन्स होप। उमर अब्दुल्ला के उम्मीदों का जम्मू और कश्मीर कैसा है? शायद वही जम्मू कश्मीर जो आपकी उम्मीदों का होगा। एक जम्मू कश्मीर जिसमें अमन हो, भाईचारा हो, एक जम्मू कश्मीर जिसमें हर मज़हब के लोग एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ रह सकें। एक जम्मू कश्मीर जिसमें जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं वो इस मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक हों, बराबर के हिस्सेदार हों, और एक वो जम्मू कश्मीर जो कमाई के लिहाज से अपने पैरों पे खड़े हो सके। बिल्कुल। अगला सवाल, ये माइक ठीक कर दीजिए प्लीज। उमर साहब, जिन परिस्थितियों में, जिस सिचुएशन में 370 हटा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इलेक्शन में हमारी आपकी बात हुई थी श्रीनगर में, आपने कहा था कि हमने आपसे पूछा था कि 370 पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है, तो आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की और भी बड़ी बेंच होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी है और सुप्रीम कोर्ट से ही मुहर हटेगी। तो आप ने ही एक प्रोग्राम में कहा कुछ दिन पहले कि 370 हटने के बाद परिस्थितियां बेहतर हुई हैं, तो क्या आप अब भी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि 370 एब्रोगेट कराएंगे? मैंने वो नहीं कहा। अब मेरे जवाब को अलग अंदाज में ज़रूरत के मुताबिक कुछ लोगों ने लिया है। दो अलग हैं। आपने जब 370 के बारे में मुझसे पूछा था, आपने सिर्फ ये पूछा था कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का इस पे मोहर लग गया है क्या आप मान के चलें कि जो हो गया सो हो गया। मैंने आपसे उस वक्त ये कहा था कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को लेके अपना मोहर डाला। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 370 के लिए मोहर डाला, उस वक्त 370 के हक में डाला, लेकिन वो बेंच इस बेंच से छोटा बेंच था। अब इस बेंच ने 370 के खिलाफ डाला। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि अगर इससे पहले बेंचों ने उसके हक में डाला, इस बेंच ने खिलाफ डाला, आप कैसे कह सकते हो कि कल को कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी जब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस विषय पे बोलना होगा और शायद उस वक्त कुछ अलग बोलेंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हालात की बात है, बीच बीच में हालात ठीक लगते हैं, लेकिन बीच में फिर ऐसी घटनाएँ घटती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे कि लगता है कि अभी भी हम नॉर्मलसी से काफ़ी दूर हैं। अब मिसाल के तौर पे लगातार जम्मू के कुछ इलाकों में मिलिटेंसी टेरर के जो वाक़यात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो आपके सामने हैं। कल भी एक आर्मी की गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो लगातार ये जो हैं हमले होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर वाकई सारा कुछ ठीक है तो मुझे बताइए ना, आज जामा मस्जिद में मीर वाइज उमर फारूक साहब अपने फादर इन लॉ का नमाज जनाजा जो है वो पढ़वाना चाहते थे, उस बात की इजाज़त नहीं। अगर नॉर्मल सी है तो फिर इन चीज़ों को रोका क्यों जाता है? कहीं ना कहीं तो फ़र्क है जो हम कहते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है। उमर साहब, just want to frame this 370 question in a slightly different way by quoting Mr. Amit Shah, who said that after the abrogation of Article 370, there has been a 70% decline in total terrorism-related incidents, 81% reduction in civilian deaths, and a 48% decline in the death of security forces. This shows that a new era of happiness and peace has begun in Jammu and Kashmir. Do you agree with these statistics? क्योंकि आपकी बात से ऐसे लगता है कि इन आंकड़ों को आप challenge कर रहे हैं. No, I'm not disagreeing with the statistics. I've told you that from time to time it looks like things are improving, but then there are incidents that suggest that we haven't quite reached the point of normalcy that is being highlighted or talked about. My disagreement is not with the statistics. We can find numbers to suit any argument we want to make. My question is, how much of this
progress that you have made was only possible because of Article 370. I would hazard that none of this is the result of Article 370. It is because Jammu and Kashmir was directly ruled by Government of India, and they took some measures that perhaps an elected government would not have taken. But none of those required Article 370 to be removed. I do not believe that Article 370's removal in any way contributed to the statistics that you are sharing with us here. Because this would suggest that prior to removal of Article 370, we have had no success against militancy. In fact, if you were to see, barring a few years in between, just before 2019 and perhaps a little after, I'll talk about the 6 years of my government. Every year without fail, it was a declining trend. A declining trend of militant attacks, a declining trend of security force casualties, a declining trend of civilian casualties, a declining trend of overall number of militancy incidents. Now, all of this decline took place in spite of 370 being there. So how is it that we were able to have successes against militancy in my government with 370? It should not have been possible if these statistics are only the result of 370. उमर साहब, आप कह रहे हैं कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने मिलिटेंसी पर ज्यादा अच्छे से काबू रखा। मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं कहा ना, मैंने कहा कि हमारे दौर में भी नंबर अगर आप देखें तो हर साल लगातार कमी आती रही। तो जब हम कश्मीर के लोगों से बात करते हैं, वहाँ तमाम जर्नलिस्ट हैं और भी आम लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि भाई आप सब लोगों ने अपने कैंपेन में कहा जैसे भी होगा हम 370 वापस लाएंगे, या तो आप केंद्र में, वो नहीं कहा। केंद्र में सरकार, आप मुझे ना आप एक तकरीर बताइए हमारी, आप जहाँ पे हमने, या हमारा मंशूर दिखाइए, हमने कहाँ कहा ना कि हम इन 5 साल के अंदर अंदर जम्मू, 5 साल के अंदर नहीं कहा आपने, लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो आपने कही, तो क्या करेंगे कैसे अगर 370 लाना है, आपके जहन में है और लोग उस उम्मीद से आपको देख रहे हैं। अब ये बार बार वही चीज, अब कितनी बार इस सवाल का मैं जवाब दूंगा ना। अब लगातार 2020 से जब मैं वहाँ हरि निवास से बाहर आया, मैं इस सवाल का जवाब देता आया हूँ। क्या आप मान के चल रहे हो कि ये हुकूमत हमेशा के लिए होगी? क्या इस मुल्क की परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी? क्या आप कभी अंदाजा कर सकते थे कि 370 हटेगा जब ये राजीव गांधी साहब की हुकूमत में बीजेपी के 2 MP थे लोकसभा में? क्या आप सोच सकते थे उस वक्त कि राम मंदिर भी बनेगा, 370 भी हटेगा, कॉमन सिविल कोड पे बात होगी? लेकिन परिस्थिति बदल गई ना, हालात बदल गए। आप क्यों मान के चल रहे हो कि जो हालात आज मुल्क में हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे? तो मेरा एक फॉलो अप है फिर इस पे उमर साहब, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी हटेगी तो जो भी आएगा वो 370 हटाने में आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएगा? हो सकता है वो ना करें। आप कांग्रेस का रवैया देख लीजिए। आप वो मानिए जो आपके दिल को बहलाता है, मैं वो मानूंगा जिससे मैं थोड़ा सा एक हौसला हासिल कर सकता हूँ। मेरे लिए आने वाला कल जो है बेहतर लगता है। आप जैसे अपना देखना चाहते हैं आप देख लीजिए। आप कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बतौर स्टेट भी रह चुके हैं, जब वो मतलब when it had way many powers than what it has right now, और अब आप एक मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे इतने महीनों में जो आप ऑफिस जाते हैं एक स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट जानना चाहता हूँ। क्या आपको ये महसूस हुआ है कि उमर अब्दुल्ला के इकबाल में पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है? अफसरों से आप कैसे बात करते हैं? कैसे महसूस नहीं होगा? हाँ। मैं जानता हूं कि जिन अफसरों के साथ मैं काम कर रहा हूं उनको ना मैंने लगाया है ना मैं हटा सकता हूं, ये मैं जानता हूं। अब आप मुझे बताइए ना, अब आपकी जो कंपनी है, आपके जो मुलाजिम हैं, अगर उनको लगाने और हटाने में आपका कोई रोल नहीं है, वो आपके मुलाजिम आपकी बात क्यों सुनेंगे ना? वो तो उन्हीं की बात सुनेंगे जो लगाने और हटाने वाला काम करते हैं। तो उस हद तक थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ ना आपके ये यूटी विद असेंबली वाला जो है ना, ये कहीं नहीं होना चाहिए। उमर, ये लोगों के साथ धोखा है। इस मुल्क में दिल्ली की अलग परिस्थिति है, मैं दिल्ली की बात नहीं करूँगा, लेकिन इस मुल्क में या रियासत होने चाहिए
या यूटी होने चाहिए, और यूटी में असेंबली मत रखिए। वो लोगों के मैंडेट के साथ धोखा है, क्योंकि आप हुकूमत बनाते हो लेकिन हुकूमत को जो तमाम इख्तियारात होने चाहिए वो आप नहीं देते हो। अगर आपने यूटी रखनी है असेंबली मत रखिए, अगर असेंबली रखनी है तो रियासत रखिए। ये हाइब्रिड वाला सिस्टम मत रखें। हाइब्रिड। उमर साहब, आप चूंकि विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, संजय सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। विपक्ष में जो भी, या विपक्ष के नेताओं की जो सरकारें रहीं, केंद्र में विपक्ष लेकिन राज्य में सरकारें रहीं, तो एक तो केजरीवाल मॉडल था जो हमने देखा, एक नवीन पटनायक मॉडल था, जगन मोहन रेड्डी मॉडल था, यानी कुछ मुद्दों पर केंद्र के साथ हो जाओ, उनसे दोस्ती बना करके रखो और बाकी अपना स्टेट में जैसे चलाना है अपने हिसाब से चलाते रहिए। अब इस बीच जैसे अब गर्मी आ रही है धीरे धीरे, तो पहाड़ों पर कश्मीर में बर्फ पिघलेगी, तो आपके और मोदी साहब के रिश्तों के बीच भी सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आपके और मोदी साहब के रिश्ते के बीच भी थोड़ा कुछ बर्फ पिघली है। उन्होंने अभी हाल ही में आपको मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, आप बहुत तगड़ा तगड़ा अच्छा दौड़ते हैं, श्रीनगर मैराथन आपने दौड़ी, तो उन्होंने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये भी एक कोई नया मॉडल आप बना रहे हैं मोदी साहब के साथ। कौन सा मॉडल ना, आप बताइए ना मैं क्या बताऊं, सवाल आपने अभी पूछा, अमित शाह मुझे साहब बताइए मिले, ना। अमित शाह साहब से मिले तो वही ना, कई मॉडल मुझे बताए। बताइए ना, मैं क्या इकलौता मुख्यमंत्री हूं जो होम मिनिस्टर साहब से मिलता है? आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को मरकज के होम मिनिस्टर से नहीं मिलना बिल्कुल चाहिए? मिलना चाहिए। तो फिर कोई तो मॉडल आपने तैयार किया मॉडल होगा। क्या ना, वो मरकज के होम मिनिस्टर हैं। अगर हम यूटी ना भी होते, आपने ना, मैं जब 6 साल जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री इससे पहले था, क्या उस वक्त आप गिनते थे कि मैं चिदम्बरम साहब से कितनी बार मिला, मैं अपने शिंदे साहब से कितनी बार मिला? उस वक्त तो आप लोगों को अजीब नहीं लगता था कि मैं मरकजी होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ। आज क्योंकि होम मिनिस्टर साहब बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरा उनसे मिलना जो है आपको अजीब लगता है। होम मिनिस्टर जिस भी पार्टी के हों, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, बिना होम मिनिस्टर से मिले हुए आप काम करोगे ही नहीं। और इस मामले में यूनिक सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से सौरभ जो सवाल पूछना चाह रहे थे, हमने देखा एक पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन अरविंद केजरीवाल की, कि भिड़े रहो, लड़े रहो, हक की लड़ाई के नाम पर एक राजनीतिक फ्रंट। संजय सिंह इसको अटेस्ट भी करेंगे, उस चक्कर में जेल भी हुआ है। तो मैं वो एक मॉडल है कि आप साथ में दिखें, कि अगर लोकसभा में कुछ एमपीज चाहिए कोई बिल पास करने के लिए तो जगन नवीन पटनायक मॉडल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने आप को किस खांचे में फिट करते हैं, या किसी भी खांचे में नहीं ना। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे जो मरकजी हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं वो अपने हिसाब से बदलते जाएंगे। But you want it to be congenial. मुझे बताइए ना, हाँ, जब अभी फिलहाल मरकज की हुकूमत ने झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं रखी, अभी मैं क्यों झगड़ा करूं ना? क्या उन्होंने मेरे पैसे रोके हैं? क्या हमारा जो कोई हम करना चाहते थे इससे पहले, क्या उस पर कोई रोक लगाई है? फिलहाल तो जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो हमारा हाथ बटा रहे हैं। रियासत वापस देने की भी उन्होंने बात की, बात अब आगे बढ़ रही है। अगर ये परिस्थिति बदल जाती है तो ठीक है ना, अब हम भी अपना जो है अपना ये अप्रोच बदल देंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर ये चल रहा है, चलने दीजिए। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, मैंने कब कहा ना कि हम पार्लियामेंट में इनकी मदद करेंगे? हम इंडिया ब्लॉक के हिस्से में हैं। इंडिया ब्लॉक जहाँ वोट देने का फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। जिस दिन इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी की पार्लियामेंट में मदद करने का फैसला कर लिया, ठीक है ना, अब उस वक्त हम इनसे बात करके देख लेंगे क्या करना है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। अब एक सवाल में ये, इसलिए सौरभ ने इसका जिक्र किया, मैं दोबारा उसको रिपीट करूं। ये जो एंटी ओबेसिटी एम्बेसडर आपको बनाया गया, यू आर दी ओनली पॉलिटिशियन दैट नरेंद्र मोदी कुड थिंक ऑफ, एंड राइटफुली सो। अगर मतलब आप राइटफुली सो, नहीं ठीक है, उनको अपना कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। If you can point out a chief minister to me who has run a half marathon, I will very happily tell you कि ना उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये उन्हें ये दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया। अब जब
इस सारे सिलसिले में उन्हें याद रहा कि मैं जी 22 किलोमीटर दौड़ के बैठा, उस सिलसिले में उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, तो ठीक है ना, मैं मुल्क की मदद करूंगा। लुक, व्हाई डू वी सी एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल प्रिज्म? Obesity is not a political problem. Let's face it, it's not. It's a social problem. It's not unique to one political party or the other. Now, if the Prime Minister feels that my voice can help, chalo, if nothing else, putting me there has sparked a debate. You're talking about obesity. Half the Prime Minister's job is done. अगर मेरी जगह किसी बीजेपी के नेता को डाला होता, आज आप ये बात कर नहीं रहे होते। आज हम मजबूरन ओबेसिटी पे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा नाम डाला। आपके स्टेट में भी बात होती है इसकी? उमर अब्दुल्ला से लोग पूछते हैं कि आपको क्यों चुना? फिलहाल तो नहीं, लेकिन आपस में बात कर रहे होंगे। उमर साहब, 8 तारीख का दिन था, तो उस 8 फरवरी के दिन में 2 चीजों पे बड़ी चर्चा हुई। 8 फरवरी? 8 फरवरी को दिन क्या हुआ? दिल्ली इलेक्शन बता रहा रिजल्ट्स। हूँ। अच्छा, दिल्ली इलेक्शन। एक तो आम आदमी पार्टी की हार की, दूसरी आपने एक ट्वीट किया, बड़ा 10 साढ़े 10 बजे ही कर दिया था, एक साधु बाबा आप लेकर के आए। लड़ते रहो। हाँ, साधु बाबा आप लेकर के आए और बड़ा मजाकिया था कि लड़ो लड़ो, खत्म कर दो एक दूसरे को और लड़ो। सो ये जो विपक्षी एकता की आपने जो है उस दिन बड़ाई की, उसके लिए जो आपने ये साधु बाबा ढूंढ के लाए, तो इस विपक्षी एकता को आज आप कहाँ देख रहे हैं? यहाँ तो है संजय सर को, इसीलिए हमने कहा कि फिलहाल कुछ खास दिखता नहीं है, और इसी बात पे मैंने वो ट्वीट डाला, क्योंकि हम आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं जिसकी शायद इतनी ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब मैंने ये बीच में भी कहा, लेकिन उस चीज़ को फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इंडिया ब्लॉक को ये तय करना होगा कि हम किस चीज़ के लिए हैं। अगर हम सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ लड़ने के लिए थे, तो हमें फ़िलहाल अपने आप को डिसॉल्व करके 2029 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले दोबारा फिर जमा होने पे सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ब्लॉक हैं और हम मिल के बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर वो सिर्फ पार्लियामेंट तक ही नहीं है, फिर हमें राज्यों में भी एक साथ मिल के इलेक्शन लड़ना होगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। पंजाब में हमसे नहीं हो सका, दिल्ली में नहीं हो सका, हरियाणा में नहीं हो सका, जम्मू कश्मीर में मुश्किल से हमने बचाया, वहाँ पे भी लास्ट मोमेंट तक लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, लेकिन चलिए हो गया। अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा लड़ते रहो। देखिए, और ये भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं डॉक्टर रॉय का वो देख रहा था प्रोग्राम डिकोडर, और उस पर सारे नंबर आ रहे थे, और विस्तार से इन्होंने उस वक्त बताया कि ना अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिल के लड़ा होता तो ये हालत नहीं होती। जितने वोट से अरविंद केजरीवाल साहब हारे, उतने वोट, उससे ज़्यादा वोट तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने लिए। सीटों में भी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के मार्जिन या आम आदमी पार्टी का मार्जिन जो है वही, तो फर्क आ जाता ना। लेकिन एक डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल, क्या किसी राजनीतिक दल के पास ये हक नहीं है कि वो तय करे कि भाई मेरे हिसाब से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और मुझे इतनी सीटें चाहिए? तो फिर चाहे वो विपक्ष ठीक में है ना, फिर लाइए ना सीटें। किसने कहा नहीं ना? अब आप कॉन्फिडेंट हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। ये आप जो कह रहे हैं, हम अपनी जगह, इसीलिए जब कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में हम बात कर रहे थे तो एक सीमा से नीचे हम आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने कहा था हम इतनी सीटें लेके आएंगे। हम कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जितने आप मांग रहे हो शायद आप जीत नहीं पाओगे, थोड़ा सा अपने इस सोच पे जरा काबू रखो। ये आपका असेसमेंट था उनके बारे में, उनका असेसमेंट अपने बारे में कुछ और हो सकता है, और यहीं पर वो लड़ाई होती है। मैं कह रहा हूं कि आप जब अपनी असेसमेंट करते हैं तो किसी बेसिस पे करते हैं, नतीजे भी वैसे ही होने चाहिए ना। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं उमर साहब, इज द इंडिया गठबंधन एज गुड एज डेड राइट नाउ? नो, Why? Because we still have a sizable number in parliament. Whether we are able to cooperate together at the state level or not is a question mark. But by and large, we seem to be able to put a united front together when it comes to parliament. And we have a sizable number. Let's not forget, this is more or less a minority government. This government depends on allies.
It's not there on its own strength. Therefore, so long as this India bloc is able to perform the role of a meaningful opposition, the idea of the India bloc is not dead. The idea is not dead, but its implementation is. I told you at the state level we have problems. That's obvious. उमर साहब, कांग्रेस से शिकायत भी है और कांग्रेस के बिना हो भी नहीं सकता। अब विपक्ष समूचा कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, तो कांग्रेस की मौजूदा हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। आपके अलाई है। मैं मिलके उनके साथ हुकूमत कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं यहाँ उनकी बुराई करूंगा? क्या कर रहे हो ना? मैं ना 4 महीने बैठा हूँ, 5 साल मुकम्मल करना चाहता हूँ ना, 5 महीने नहीं। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल, उनको बड़ा शिकवा है और ये सब मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि उमर अब्दुल्ला ने हमको मन मुताबिक कैबिनेट बर्ड्स नहीं दी, मन मुताबिक जो हम वो चाहते थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, उस तरीके की चीजें नहीं की। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया? जिस दिन लड़ो और लड़ो नहीं, तो जिस आप ही दिन ने कर दिया। कांग्रेस और मैं आमने सामने बैठे होंगे बात कर लेंगे। फिलहाल उन पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं लगता। वैसे ऐसी बात है नहीं। स्वेरिंग इन के दिन ही बाहर आके कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि सोच समझ के उन्होंने हुकूमत में फिलहाल शामिल ना होने का फैसला लिया है जब तक कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलता। दे हैव सेड सो लॉन्ग एज JNK इज नॉट गिवन स्टेटहुड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, और मैंने उनके लिए जगह खाली रखा है। जैसे ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाता है, बैठ के वो जगह भर लेंगे हम। उमर साहब, आपने कहा कि इंडिया अलायंस नहीं जिंदा है, तो आपको लगता है कि ये इंडिया अलायंस जो लोकसभा के लिए बना था, अगले लोकसभा चुनाव में 2029 में, अभी तो वक्त है, बीजेपी को हरा सकता है? अब कहाँ, अभी हम 25 में है ना, 29 की बात 28 में करें, 27 में भी, 28 में, तब तक देर नहीं हो जाएगी? क्यों साहब? क्यों, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। नहीं ना, फिर ये बात होती है, अब तो बहुत देर हो गई। नहीं नहीं, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो इन्होंने मुझसे पूछा, क्या हम हरा सकते हैं? मैं आज से क्या कह सकता हूं ना कि हम हरा सकते हैं? मुझे क्या पता है ना कल माहौल क्या होगा। अभी आज की तारीख में क्या लगता है? आज की तारीख में क्या लगता है? लगातार एक के बाद एक तो हम इलेक्शन हार रहे हैं, हालात थोड़ी पतली लग रही है। यही बात है। लेकिन हालात बदलने में वक्त नहीं लगता ना। आप देखिए महाराष्ट्र में 6 महीने के अंदर अंदर हालात बदल गए। पार्लियामेंट के नतीजे और असेंबली के इलेक्शन नतीजों में जमीन आसमान का फर्क। यहाँ लोगों के जहन में बदलाव आने में वक्त नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 29 का हम आज से तबसरा करें गलत होगा। 29 का तबसरा हम 28 में करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपके राज्य पर वापस आ रहा हूं। आपको लगता है आप अपने कालखंड कार्यखंड में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा पाते हुए देख रहे हैं? अपने टर्म में एग्जैक्टली, मतलब इन दीज, या मैं उतना कहाँ वेट कर रहा हूँ ना, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी साल होगा। 5 साल कौन वेट कर रहा है ना, तो इस साल हासिल करने की। आई मीन, एंड व्हाट गिव्स यू होप? Conversations with? that is between me and छोड़िए ना, I've signed the Official Secrets Act, थोड़ी बातें तो वो ऐसी ही रहेंगी। बाकी ओबेसिटी पर हाँ, नॉमिनेशन चलता रहेगा। बाकी चलता रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बजट सेशन आने वाला है, 6 साल बाद और ज्यादा वक्त बाद ऐसा होने वाला है। आपके राज्य के लोग इस बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला से क्या उम्मीद रखें? कि हमने जो उनके साथ वादे किए हैं उनको हम पूरा करना शुरू करेंगे, सीधी बात है। एक वादा आपका था, आपका मैनिफेस्टो में देख रहा था उमर साहब, मेरे ख्याल से पेज नंबर 12 या 27, मैं ढंग से एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें आपने 3 महीने के अंदर अंदर रोजगार देने की बात कही थी। 3 महीने से तो ज्यादा हो गए, तो क्या वो हो गया वादा पूरा? कर रहे हैं, रोजगार देना शुरू कर दिया। और अगर आप बता पाएं कि कितना? बजट में बता दूंगा। अब बजट का सेशन आ रहा है ना, कुछ चीजें तो सैक्रोसेंट होती है ना, बजट की बातें बजट में होंगी। इसमें तो कोई सीक्रेट एक्ट साइन नहीं किया होगा आपने। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बजट में कर लेंगे ना। बट यू हैव प्रोवाइडेड जॉब्स। जॉब्स हैव स्टार्टेड टू बी प्रोवाइडेड। ये लेकिन अजीब बात नहीं है कि वैसे तो लोग अगर नौकरी देते हैं तो वो इतना एड और इतना पोस्टर लग जाता है, जितना एड नहीं उससे ज्यादा, मतलब जितना
नौकरी रोजगार नहीं, उससे ज्यादा उसका ऐड। और लेकिन यहाँ आप आज- कह रहे हैं कि मैं आज- बताना नहीं आज- चाहता। आज ऐड देने का क्या फायदा ना, अब 29 तक लोग भूल जाएंगे। मैं संकेत सर की बात आगे कर देता हूँ। हमने जब ऐड देना होगा तब दे देंगे ना, जब उसका कुछ फायदा मिलेगा। उमर आज साहब, ऐड देने से क्या मतलब? पीएम मोदी साहब तो वो अपॉइंटमेंट लेटर खुद देते हैं अपने हाथ से। ना, हमने भी दिए, मैंने भी दिए, मैंने डॉक्टरों को दिए, मैंने पंचायती सेक्रेटरीज को दिए, मैंने भी ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन मैंने इश्तिहार नहीं दिए, वो हम इलेक्शन से पहले दे देंगे। अच्छा, तो आप फिक्र करेंगे, लेकिन उसका जिक्र चुनाव के वक्त करेंगे। अब जब फायदा होगा तभी जिक्र करना चाहिए ना। आज जिक्र करने का क्या? तो ये आज तो हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि रोजगार जो है वो चुनाव में फायदा पहुंचाता है ये मुद्दा, और इस वजह से इसका जिक्र उचित होता है। जब आप काम करते हो तो काम का फायदा तो मिलना ही चाहिए ना। एक सवाल आपके स्टेट से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ। ये जम्मू में जो कटरा है वहाँ पर एक रोपवे बनने की बात चल रही है, और आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, उसको लेकर के बहुत बवाल चल रहा है। जम्मू में इस चीज़ को लेकर के भी बहुत चिंता है कि ये तो सीधे दिल्ली से ट्रेन हो जाएगी श्रीनगर, तो फिर हम लोगों का होटल कैसे चलेगा, हम लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? क्या ऐसा कुछ ज्ञापन आपके पास आया है, सम मेमोरेंडम, सम सजेशन? लोगों ने जिक्र जरूर किया है। जम्मू में है ये डर, जम्मू में ये डर है क्योंकि उन्होंने पठानकोट के साथ यही होते हुए देखा। एक वक्त ऐसा था कि जम्मू कश्मीर तक रेल पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए आपको पठानकोट में उतरना पड़ता था, और उस वक्त पठानकोट की एक अपनी खासियत थी। लेकिन जब रेल पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट की वो अहमियत रही नहीं। आज जम्मू में भी लोगों को यही डर है कि पहले तो रेल कटरा पहुंची तो यात्री डायरेक्ट कटरा जाते हैं, अब जब रेल डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचना शुरू हो जाए तो जम्मू में ये डर है, और इसलिए हमें जम्मू का खास ख्याल रखना होगा टूरिज़्म के लिहाज से। जो हमारी कोशिश होगी, और उसका जिक्र मैं फिर वही कहूँगा कि बजट में इसका हम जिक्र करेंगे। काफी लोग परेशान हैं कि जो जहाँ तक रोपवे की आपने बात की, ये श्राइन बोर्ड का मामला है, और श्राइन बोर्ड को वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो इस यात्रा से कमाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कहीं ना कहीं उनके खर्चात जो हैं उन्हें दूर करना होगा। वो ट्रेन को लेकर के भी जो जम्मू नहीं, वो ये रोपवे की उन्होंने बात की, मैं ट्रेन के रोपवे के हवाले से मैं ट्रेन की बात कर देता हूँ। जो ट्रेन चलने वाली है जम्मू से दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन के बारे में, उसको लेकर के भी लोगों की काफी मुश्किलें हैं। वो कह भी रहे हैं, एक आध छोटे प्रोटेस्ट भी देखे हमने, वो कह रहे हैं कि जो होटल इंडस्ट्री थी वो हमारी खराब हो जाएगी इस ट्रेन के चलने से, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने कहा ना कि जम्मू के टूरिज्म का और देखना, जम्मू में आने वाले लोगों की कमी नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्री आते हैं। अब हमारे लिए सिर्फ मुद्दा ये है कि इन 1 करोड़ में से अगर हम 15-20 लाख भी आगे पीछे डाइवर्ट कर सकें, ताकि वो सिर्फ यात्रा करके वापस ना जाएं, 3-4 दिन जम्मू में घूमें, उससे जम्मू की इकॉनमी बदल जाएगी। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, और इसके लिए हमें कुछ इकदाम उठाने होंगे। और मैं समझ सकता हूँ आपने इस सिलसिले में भी बातें की होंगी लोगों से, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अभी आप बताना नहीं चाहेंगे। इसमें क्या बात है? हाँ। किससे? क्योंकि आप वो रोड मैप कैसे होगा ना, वो उसका मरकज से क्या लेना देना, वो तो हमारा काम है। अब मुझे थोड़ी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इजाज़त मांगने की ज़रूरत है कि हम टूरिज्म के लिए क्या करें। वो हमारा फैसला है, हम खुद करेंगे। एक सवाल जम्मू की क्योंकि बात हो रही है, देखिए इन एनी केस आप जानते हैं कि बड़ा एजिटेशन हुआ, एक सेंटिमेंट आपने भी बोला कि एक सेंटिमेंट है कि हमारे रोजगार चले जाएंगे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर जब क्लब होता है, जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है, तो जम्मू में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, सोचना है कि पॉलिटिकली हावी और डोमिनेट कश्मीर हो जाता है इन पब्लिक डिस्कोर्स बिकॉज ऑफ उसकी जो परिस्थितियां रही हैं उसकी वजह से भी। तो इस सेंटिमेंट को आप एड्रेस कैसे करेंगे एज चीफ मिनिस्टर? मेरे गवर्नमेंट को देखिए ना, आप क्या एड्रेस नहीं किया। 6 मिनिस्टर हैं, देख लीजिए। हम 3 कश्मीर से हैं, 3 जम्मू से हैं, 1 जम्मू के पहाड़ी से हैं, 2 जम्मू के निचले इलाके से हैं, 1 रजौरी से, 1 जम्मू से। कोशिश की ना एड्रेस करने की। जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इस बात के बावजूद कि ये मेरे दादा की हुकूमत के बाद पहली मर्तबा है कि एक ही पार्टी से सीएम और डिप्टी सीएम दोनों। इससे पहले जब डिप्टी सीएम बनते थे वो अलायंस की मजबूरी होती थी। मुफ्ती साहब पीडीपी के थे तो डिप्टी सीएम कांग्रेस के थे। महबूबा मुफ्ती
पीडीपी की चीफ मिनिस्टर थी तो बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, मैं चीफ मिनिस्टर था तो कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये पहली मर्तबा है कि बिना कोई कोलिशन प्रेशर के चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी के। वो इसलिए कि हम जम्मू के लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि हम आपसे अलग नहीं हैं, ये आपकी हुकूमत है। बेशक चीफ मिनिस्टर कश्मीर का है लेकिन हुकूमत जम्मू कश्मीर की है। अब लद्दाख की बात कर लेते हैं। वैसे लद्दाख एक वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। जब आप पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो लद्दाख आपके जिम्मे था, अब नहीं है। सोनम वांगचुक ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि वहाँ 6th शेड्यूल लागू किया जाए। यहाँ पर दिल्ली में भी आए, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, उनके साथियों को अलग अलग रखा गया। तो लद्दाख का भी अपना एक मसला है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं लेकिन लद्दाख का भी एक मुद्दा है। उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि वहां से भी सेंटर से वो एड्रेसल नहीं मिल रहा है लद्दाख के लोगों को। मैं माफ़ी चाहता हूं लेकिन लद्दाख के साथ धोखा हुआ। हम उस वक्त लद्दाख के लोगों को कह भी रहे थे कि आप होश करना, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप मांग रहे हो जब आपको मिलेगा तो भारी पड़ेगा। जब उस वक्त यूटी की बात चल रही थी, हम उनसे कहते थे कि ना आप देखिए, फ़िलहाल जो जम्मू कश्मीर में आपके हालात हैं, ठीक है, आपकी शिकायतें हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो इन शिकायतों का आप इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो इलाज आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा। और बिल्कुल वही हुआ। आज वो लद्दाखी जिन्होंने 2019 में यूटी को लेके मिठाइयाँ बांटी, पटाखे जलाए, आज वो पछता रहे हैं। उनमें से कुछ कहते हैं तो इससे बेहतर तो हम तब थे जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे। उनके साथ वादे हुए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। उन्हें वादा दिया गया था, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा जब लद्दाख के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होने थे, उन्होंने बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया था। किरण रिजिजू साहब मिनिस्टर, वो लद्दाख गए, उनसे कहा कि आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, आपको फौरी तौर 6 शेड्यूल मिलेगा। वो साल और ये दिन, वो 6 शेड्यूल कहीं नहीं। उनकी जायज़ शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करना होगा। आखिरी के 2 सवाल और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि ऑडियंस में से कुछ लोग अगर सवाल पूछना चाहें आप बता दीजिएगा, माइक आपके पास आ जाएगा। उमर साहब, जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है पीडीपी, और पीडीपी के कुछ नेता आजकल सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं कि अल्कोहल बैन हो जानी चाहिए जम्मू कश्मीर में, और वो कह रहे हैं कि हम बहुत कस के ये मुद्दा बजट सेशन में भी उठाएंगे। तो ये खबर तो आपके कान में भी पड़ी होगी, आपकी क्या राय है इस पर? कोई नहीं, लाएं असेंबली में, हम उस वक्त बात करेंगे। उनको याद दिलाएंगे कि जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया। बड़ा आसान है सिग्नेचर कैंपेन करना, उस वक्त क्यों नहीं किया जब उनकी हुकूमत थी 3 साल। लेकिन फ़िलहाल स्पीकर साहब ने हम सब पे ये रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो बिल्स फ़िलहाल हाउस में एडमिट नहीं हुए हैं उन पे तबसरा नहीं होना चाहिए। आ जाए हाउस में, हम उस वक्त खुल के बात करेंगे। पर शराबबंदी पर आपकी क्या राय है? जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? असेंबली में आप बात आ जाने दीजिए, हम बात करेंगे। अगर हमने इस पे बात करनी होती हम अपने मैनिफेस्टो में डाल देते। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी हो? मैनिफेस्टो में तो हमने इसकी कोई बात नहीं की। समझ गए, मिल गया जवाब। एक आखिरी सवाल, उसके बाद जैसा हमने कहा कि तमाम गणमान्य लोग यहाँ सुसज्जित हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक सवाल जिसके बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी वो है कश्मीरी पंडितों के बारे में। जब 370 एब्रोगेट किया गया, हटाया गया था, तो बहुत चर्चा हुई थी मीडिया में। तमाम सियासी लोग, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, सब लोगों ने अपनी बातें रखी कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। अब वो दौर निकल गया, फिर उसके बाद यूटी बनी और आपको वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए उमर साहब आप क्या कर रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर? पहले मुझे ये बताइए ना, 370 हटने के बाद कितने वापस गए? कितने गए? आप तो लाएंगे नहीं ना, वो छोड़िए, पहले तो मुझे ये बताइए ना। उस वक्त तो मुल्क को कहा गया था ना कि 370 की वजह से कश्मीरी पंडित वहाँ रह नहीं पाए, और 370 हटने के बाद दौड़ा दौड़ ये वापस जाएंगे। कितने वापस गए? मैं तो आपसे कहूँगा कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के पैकेज के वाले के बाद वहाँ गए, उनमें से भी कई छोड़ के वापस आ गए, क्योंकि हमले शुरू हुए, टारगेटेड अटैक्स। कई साल के बाद
पिछले 3-4 साल में हमने टारगेटेड अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ वादी में देखे। तो फिर वही जो सवाल इनका था ना कि 370 के बाद सारा कुछ बदल गया, क्या बदला? उनके लिए तो कोई बेहतरी नहीं आई। अब देखें आप, कश्मीरी पंडित वहाँ से छोड़ के गए क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित समझना शुरू कर गए। देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाज टेकन अवे फ्रॉम देम। वी कैन ओनली एक्सपेक्ट देम टू इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक व्हेन दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज रिटर्न टू देम, एंड दैट as a UT government, unfortunately we have less role, but as a state government we will do everything possible to restore that sense of security. ऑडियंस से सवाल लेते हैं। पहले मेरे ख्याल केसी त्यागी जी और संजय सिंह जी। हाँ, और संजय सिंह जी, एक माइक दे दीजिए जी। उससे पहले मैं आपकी राय पूछना चाहता हूं वन नेशन वन इलेक्शन पर। व्हाट डू यू थिंक, ये अच्छी चीज है या खराब चीज है? It's, I mean, अगर आप सिर्फ पैसों में तोलेंगे तो भी ठीक है, आप कह सकते हो ना इससे पैसे बचेंगे, बट आई डोंट सी हाउ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट इज पॉसिबल। आप मुझे बताइए ना, अब मेरी असेंबली है, 1 मिनट के लिए हम मान के चलें कि 3.5 साल 4 साल हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद कुछ हो जाता है, हमारी हुकूमत टूट जाती है, असेंबली डिसॉल्व की जाती है, उस 1 साल के लिए हम क्या करें? अब इस रूल के, इस बिल के एक्ट के तहत असेंबली इलेक्शन होंगे, लेकिन सिर्फ फॉर द रिमेनिंग पीरियड, मतलब 1 ईयर, ठीक? अब 1 साल के लिए आप इलेक्शन करोगे, कौन लड़ेगा ना? मुझे कौन सा शौक है कि मैं 1 साल के इलेक्शन के लिए वो सारी रिसोर्सेज, सारा एनर्जी, सारा कुछ ज़ाया करूं, ये जानते हुए कि 1 साल के बाद हमने दोबारा असेंबली के इलेक्शन कराने हैं। वोटर भी परेशान होगा। There are practical difficulties with this. We are only looking at it from the economic point of view, that it will save money. But how do you practically sort of make democracy work? I mean, effectively it is not even saving money. अगर आप ऐसे कराएंगे 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, तब तो और पैसा लग रहा है। The logic they're giving right now is that this is being done to save money. But there are practical difficulties with it. Aside from the fact that it seems to be targeted against smaller political parties. Correct. उमर साहब, 1952 में जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, उसमें जो जो चीज़ें तय हुई थी मरकज़ के और शेख साहब के बीच में, तो 20-22 साल की जो उनकी गिरफ्तारी डिटेंशन हुआ, तो सारा डाइल्यूट हो गया था, तो 370 में तो कुछ बचा नहीं था। आप कैसा सोचते हैं इस बारे में? अब मेरा तो सीधा जवाब हमेशा यही होता है जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें कुछ था ही नहीं। अगर कुछ था नहीं तो फिर हटाने की क्या ज़रूरत थी ना, फिर रहने देते। जो कहते हैं कि ना वैसे भी ये खाली था तो फिर आपको इतनी परेशानी क्यों? अगर खाली था, अगर इसमें कुछ था नहीं, खोखला था, तो छोड़ देते। अगर खाली था तो उससे फिर आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। नहीं तो उसकी स्पिरिट तो खत्म हो गई ऐसी थी। बात है, कुछ तो था इसमें से ना कि हटाने की उसकी जो मेन स्पिरिट थी, जो आपकी ऑटोनॉमी थी, मैं प्लेबिसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो वहाँ पे गवर्नर है वो भी चुनने का अधिकार वहाँ की जनता को होगा, जो और सारी चीज़ें तय हुई थी। तो 1953 में शेख साहब की गिरफ्तारी के बाद, और दूसरा मेरा ये कहना है कि 1978 को छोड़ करके और 52 को छोड़ करके जितने भी चुनाव वैली में हुए सारे रिग्ड पोल थे, और वही एक मेन कारण है वहाँ की इंसर्जेंसी। मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन बिल्कुल यही बात इस्लामाबाद से आती है। ओह माय गॉड। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो आपने बात की कि वहाँ कभी साफ सुथरे चुनाव नहीं हुए हैं, ये हमारे पड़ोसी भी कहते हैं, ये फारूक साहब भी कहते रहे। मैं अब 3 बार सांसद रहा हूँ, 3 बार असेंबली में। अगर आप कहते हो ना मैं चोरी करके जीता हूँ, तो फिर मैं माइक नीचे रख के चला जाता हूँ ना।
क्योंकि ना अगर मैं चोरी से बना हूँ और मेरे ही मतलब मुल्क के लोग कहते हैं ना कि आप चोरी के इलेक्शन जीत के आए हो, फिर मेरा क्या काम है यार यहाँ बैठना। और इस इलेक्शन की, चलो पिछले इलेक्शनों की मैं बात ही नहीं करूँगा, ये जो अभी 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ ना, मुझे एक बंदा दिखाइए जम्मू कश्मीर का जिसने ये कहा हो कि धांधली हुई है, जिसने ये कहा हो ना, एक भी पोलिंग बूथ पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। करिए मुकाबला ना बिहार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और इन जगहों से, कितने रीपोल वहाँ लगातार बुलाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक भी रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी इल्ज़ाम इलेक्टोरल मैलफिसेंस का नहीं। 52, 57 और 62 में भी नहीं। अब आप कहाँ पीछे जा अरे रहे हैं? अब आपने तो बात कहा आगे कि बढ़ाते हैं। दो वो इलेक्शन छोड़ के संजय कोई जी, भी इलेक्शन साफ सुथरा नहीं रहा। विपक्षी एकता के बारे में लड़ो अगर आप कहते हो कि डॉक्टर फारूक साहब भी ये कहते हैं, तो क्या फारूक साहब ये कहते हैं कि 96 में जो उनको मैंडेट मिला वो चोरी का मैंडेट था ना? मैं जो इलेक्शन हारा भी हूं, मैंने उन इलेक्शनों भी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। मैं 2002 में अपनी सीट हारा, हम हुकूमत नहीं बना पाए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन हम चोरी से हारे। मैंने कभी मशीन को दोषी नहीं ठहराया। मैं 2014 में हुकूमत 6 साल करने के बाद मैं इलेक्शन हारा। मैं 2 सीटों पे लड़ा, एक हारा एक जीता। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि मैं चोरी से इलेक्शन हारा हूं। मैंने कहा ना, लोगों की नाराजगी थी, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं हारा। अगली बार मैं लोगों को का जो है मैंडेट हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब हमें थोड़ा सा तो सोच समझ के ये इल्जाम जो है मशीन लगाने पर चाहिए। दोष आप तो नहीं देते, लेकिन अब जो आपसे बात करेंगे वो मशीन को पानी पी पी के कोस चुके हैं। संकेत जी जो कोस चुके हैं, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद हमने कोई मशीन पे दोष नहीं ठहराया। हाँ, जो यहाँ कुछ हुआ, जो आप लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया कि चुनाव आयोग के नाक के नीचे पैसे बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गईं, सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हुआ, बार बार जाके मुख्य चुनाव आयुक्त से हम लोगों ने मिल के शिकायत की, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। तो वो तो आपके आंख के आगे है, वो तो आप लोगों के कैमरे में भी कैद हुआ है। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम पे कोई मशीन को लेके हमने सवाल उठाया, ऐसा नहीं है। जो बात आपने ट्वीट को लेके पूछी उमर साहब से, मुझे लगता है कि जनता के बीच में ये बातें क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि एक बात ये रहती है कि भाई कहाँ किससे क्या गड़बड़ी हो गई, और वो मैं समझता हूं उनका तंज था। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, जो इस देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी है, वो कहीं भी दिल्ली का चुनाव जीते या कहीं का चुनाव जीते, तो उससे मैं भी दुखी होता हूं। मुझे भी बुरा लगता है कि ऐसी पार्टी जो देश के लिए कुछ नहीं कर रही है, जो देश में नफरत फैलाने का एजेंडा लेके चल रही है, वो पार्टी चुनाव जीत रही है। तो वो एक मन में गुस्सा होता है, और उसके कारण कोई तंज में लिखता है, कोई रैलियों में बोलता है, कोई सामने आके बोलता है। वो उनका ट्वीट उसके आधार पे मैं देखता हूं, उसके कारण हो सकता है। लेकिन जो विपक्षी एकता का सवाल है, वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा के चुनाव में हमारी तरफ से बहुत पॉजिटिव प्रयास हुआ, और हरियाणा के चुनाव पे हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल जो कांग्रेस पार्टी के सबसे आला नेता हैं उनसे मिला, और कहा गया कि आपको 6 सीटें मिलेंगी। हो सकता है अखिलेश यादव जी को भी कुछ कहा गया हो कि आपको भी इतनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद कहा गया 4 सीटें मिलेंगी, फिर कहा गया 2 सीटें मिलेंगी, फिर उसके बाद फोन बंद कर दिया गया और बातचीत तोड़ दी गई बिना बताए। अब क्या आप इसको एक पार्टी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका सही और जायज रवैया मानेंगे? अगर आप ये तरीका अपनाएंगे अपने गठबंधन के दलों के साथ, तो समझौते के लिए हम दोषी नहीं हैं। ये आप लोगों के सामने क्लियर आपने तो करना कितने जरूरी है। गठबंधन किए हैं उमर और साहब? वो भी शायद क्या आपने नोटिस किया है ये चीज जो ये बोल रहे हैं? क्या मैं अब जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। मुश्किल होता है बैठ के सीट शेयरिंग का करना। अब हरियाणा में क्या हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दिल्ली में मतलब मैं कहूँ तो मेरी सिंपथीज जो हैं आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इसलिए अब 63 आउट ऑफ 70 MLAs इनके थे। अब
कोई भी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट करने के लिए इनको अपनी जीती हुई सीटें जो हैं वो छोड़नी पड़ती, क्योंकि मुमकिन नहीं होता कि ये कांग्रेस को कहते ना कि 63 हमारे तो 7 आपके, वो बनता ही नहीं। तो इनके लिए अपने काडर को कन्विंस करना कि हमारी जीती हुई सीटें जो हैं वो हम कांग्रेस के हवाले कर रहे हैं, शायद मुश्किल होता। अब चलिए जो हुआ सो हुआ, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कम से कम लेकिन आम तौर पे अलायंस टॉक जो है वो आसान नहीं होते। एक चीज उन्होंने और जिक्र की, सॉरी मैं सौरभ को टोक रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अपना बीजेपी ने नफरती एजेंडा फैलाया। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में जो पार्टी है वो चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाती है? आपकी क्या राय है? हमने तो ऐसी तकरीरें देखी हैं। कौन सा इलेक्शन है जिसमें कोई इस तरह की बातें नहीं आती? अगर सबसे ऊपर पैमाने पे नहीं तो निचले लेवल पे, अगर सेंट्रल लेवल से नहीं तो स्टेट के कुछ चीफ मिनिस्टर से, कहीं ना कहीं तो बातें आई जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। और एक चीज और, वन नेशन वन इलेक्शन पे जो आपने पूछा, तो उसकी जेपीसी में हूं, अंदर की बात पे नहीं बोल सकता, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि अगर 2 साल में गवर्नमेंट गिर गई तो अगला जो चुनाव होगा वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए होगा, यानी कि 3 साल के लिए होगा। और अगर 1 साल बाद फिर गिर गई सरकार तो फिर अगला चुनाव जो होगा वो 2 साल के लिए होगा। यानी कि जो पैसा बचाने के लिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से काम रुकने की बात आप दे रहे हैं, दोनों तर्क आपके फेल हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल में आपको 3 चुनाव कराने पड़ेंगे और 3 बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ेगा। और हमसे और मॉडल कोड का हमसे पूछिए ना, पिछले साल 2 इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट जो 2-2.5 महीने चली और फिर असेंबली जो 1.5 महीने चली। हमारे यहाँ पिछले साल तो काम ही नहीं हुए। और 2 खतरनाक रिकमेंडेशन है जिसको मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। उसमें यह लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि अगर मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई और उसका समय कम रहा, चुनाव का समय कम रहा, फर्ज कीजिए 1 साल रहा या 6 महीने रहा, तो राष्ट्रपति जो होगा देश का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा देश को। तो क्या देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? ये लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन। उसका 82A का 5th क्लॉज उसका पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस ओपिनियन का होगा कि इस राज्य में चुनाव कराने लायक नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजेगा और वहां का चुनाव टल जाएगा। ये सब रिकमेंडेशन है। आपको लगता है एक विपक्षी एकता होनी चाहिए उमर साहब, वन नेशन वन इलेक्शन के इन पॉइंट्स को जनता तक ले जाने के लिए? मुझे लगता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो इंडिया ब्लॉक में बैठ के हमें इन चीज़ों पे बहस करनी वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया ब्लॉक को एक साथ आना चाहिए। हमें कम से कम बहस तो करनी चाहिए। हमने इस पे बात ही नहीं की। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ जिसके बारे में आमतौर पे चर्चा हो ही नहीं रही है। हम इंडिया ब्लॉक वाले इससे पहले कब मिले थे? पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजों के फौरन बाद खरगे साहब के घर पे। उसके बाद हमारी कोई बैठक नहीं हुई। बीच में कई सारी बातें हुई, कुछ रियासत के इलेक्शन आए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई, और भी बातें आई। कम से कम बैठ के हमें इन चीज़ों पे चर्चा तो करनी चाहिए। विजय त्रिवेदी सर जी। अब्दुल्ला साहब, एक तो बहुत मुबारकबाद कि एक फिट चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर को देख रहा है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको रिकग्नाइज कर दिया। मुद्दा यह है कि आपने चर्चा की, उससे मुझे ये समझ में आया कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में फिलहाल कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। आपने कहा कि सरकार जो आपको चाहिए वो मदद कर रही है। दूसरा, आपने कहा संकेत के सवाल में कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो फिर से मिल जाएगी, इसका मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, एक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, उस समय तो आप दिल्ली में ही बैठा करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो क्या दिल्ली से श्रीनगर के बीच दिलों की दूरी कम हुई है? और आप वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी को खास तौर से जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में कैसे देखते हैं? इस पे कोई सीक्रेट एक्ट का सिग्नेचर मैं अभी नहीं। करूंगा। फर्क तो है। वाजपेयी साहब ने 370 नहीं हटाया,
वाजपेयी साहब ने जब जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की तो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के हवाले से बात की। वाजपेयी साहब ने जब बात की तो सरहदों पे आके कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। फ़र्क है, उस फ़र्क को हमें तस्लीम करना चाहिए। जब लगेगी तो बताऊंगा। दिल की दूरी कम हुई कि नहीं श्रीनगर से और दिल्ली के बीच में? ये ना अभी दूरी है ना, पेट कम हो गया। कम करने की कोशिश पेट करें। कम करने- पेट कम हो गया, एंटी ओबेसिटी, पेट कम हो गया। पेट कम करने की कोशिश में तो कम से कम अभी तो अभी शुरू हुआ कैंपेन, अभी टाइम लगेगा पेट कम विनोद करने। शर्मा साहब, जी, विनोद शर्मा। मोटापा इतनी जल्दी कम नहीं होता। एक संजीदा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मोटापा तो कम होता रहेगा। देखिए, कश्मीर की सबसे बड़ा मसला क्या था? लोगों के जहनी तौर पे एलिनेशन, और उसका एक मुख्य कारण यह था कि जब जब दिल्ली में प्रचार होता था, इस तरह का प्रचार जो डिवाइसिव होता था, और उनके जहन पे उसका बहुत गलत असर पड़ता था। उनकी जो साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन है इंडिया के साथ, मेनलैंड इंडिया के साथ, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो मसला हल नहीं होगा। उसके लिए क्या पेशरफ्त हो रही है और क्या उसका काट है? क्योंकि ये कैंपेन जो मेनलैंड इंडिया में होता है वो तो रुकेगा नहीं आसानी से, वो एजेंडा तो चलता रहेगा। ये तो सही है कि जो डिविसिव कैंपेन बीच बीच में होता है उसका असर जम्मू कश्मीर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। लेकिन वो तो उन लोगों को सोचना है जो उस तरह के कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कहने पे तो वो रोकेंगे नहीं। लेकिन आप इशारा तो कर सकते हैं अपनी बातचीत में कि देखिए, इसका डाउन साइड है कि जो हम कर रहे हैं उस प्रांत में, ये सब उसको निगेट करता है। अपने ही काम को हम खराब कर रहे हैं। जब हमने ये बात दबी अल्फाजों में नहीं, खुल के कही है बीच बीच में, जो जिन डिविसिव बातों की आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी जब हम आलोचना करते हैं तो इसलिए तो करते हैं ना कि उनका असर जो है जम्मू कश्मीर में लोगों के जहन पे पड़ता है। एक सवाल वहां से लेते हैं, आदित्य राज कौल। Omar, you're the only politician, perhaps in Jammu and Kashmir right now, who was a chief minister in two very unique, different times. Sanket asked this question, but I'll ask this question in a very different manner. You were a chief minister in 2010 when, unfortunately, many youth died in Kashmir. And now we are in a different Jammu and Kashmir where we don't see Hurriyat, we don't see JKLF, we don't see any shutdowns taking place or Lal Chowk being shut, schools and colleges being shut. So as a chief minister, or perhaps as a Kashmiri, how do you see the situation down on ground in Kashmir today as compared to 2010 when you were a chief minister? And also, another question to this, there are of course talks of statehood being restored, but how would you react to a situation where statehood would be restored, but the law and order will remain with the center? I'm sure that's a situation you would love because that fits in with your sort of assessment of Jammu and Kashmir. But there is no model in India where you have a full state without all powers. So unless you are envisaging a situation where Jammu and Kashmir would be treated uniquely, I don't see how this will work. And if you plan to treat Jammu and Kashmir uniquely, please explain to me what 5th August 2019 was about. Because if I'm not mistaken, all of those who ha-ha'd what they did were saying that now Jammu and Kashmir has been brought at par with the rest of the country, right? The whole idea was that you can't have two systems in one country, that you can have one country with one system. If it's one country with one system, then how can you now propose a new system just for Jammu and Kashmir? You have to treat us at par. For your first question, if what is happening in Jammu and Kashmir today is organic, nothing like it.
If it's driven out of fear, then you have a problem. Because you can only control a situation out of fear for a limited time. If it's organic, it will remain forever. But I will hazard that the forces and the people who you talk to in Jammu and Kashmir, even they don't believe it's organic. Because if they believed it was organic, they wouldn't have closed Jama Masjid to Mirwais Umar Farooq to stop him from having his father-in-law's namaz-e-janaza. And the reason they cited for stopping him from having his father-in-law's namaz-e-janaza was they feared a law and order situation breaking out. A law and order situation doesn't break out when normalcy is organic. It breaks out when normalcy is forced. And therefore, what you have in Jammu and Kashmir in parts today is not an organic normalcy. It's a forced normalcy. And this is because you're trying to run Jammu and Kashmir through the second model that you're proposing, where governance will not have a role in law and order and security. I will hazard that there are limitations to the second model you are proposing, because you will never be able to carry the population as partners in normalcy unless the elected government is part of the paradigm. जल्दी से दो और सवाल लास्ट में ले लेते हैं. गुलाम जिलानी and then गुलाम जिलानी और विजेंद्र जी. पहले गुलाम साहब. जी. You got loads of people waving at the back. Umar Saab, my question is Only if you have time, we can carry on if you want. yeah, my question Okay. is to what Aditi is saying and what Saurav asked you in the beginning. You know, you are talking about two things. One is forced normalcy, another is organic normalcy. You know, you kind of, you know, day before yesterday, there was an interview in which you said, you know, the reporter asked you about have things changed in Kashmir for good or for bad. You know, you said halat badle hai. He kind of asked you, behtar hue hai. So I wanted, you cited Mirwais' security also in that response. So my question to you is, Mirwais' security, I'm glad you brought that up. Mirwais' security is again an indicator that things are not normal. If you need to protect the Mirwais with CRPF, how can you claim normalcy? It means that the threat to the Mirwais has increased, not decreased. It means the ability of militants to strike has gone up, not down. The fact that the Mirwais has to be protected by the same commandos that protect your national leaders like the Home Minister, Rahul Gandhi and others, would suggest to you that the security situation in Jammu and Kashmir is far from normal. So yes, हालात बदल गए हैं, बेहतर हुए हैं, वो दूसरी बात है. And the fact that you need to protect the Mirwais using CRPF would suggest कि बेहतरी नहीं आई है. We didn't need to give Mirwais CRPF protection when I was Chief Minister. We protected him with J&K police. Has the situation declined so badly that now the Mirwais has to be protected with CRPF? And if it has, then I would request you to please give us security and law and order. We'll bring it back to a point where the Mirwais will not need CRPF to be protected. नीता शर्मा. नीता जी. उमर साहब, ये जमात को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है जम्मू कश्मीर में. अभी हाल में उन्होंने कहा है कि वो एक JDF पार्टी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं रमज़ान के दौरान. पहले तो जो असेंबली इलेक्शंस थे उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो JDF के तौर पर चुनाव लड़ेंगे. आने वाले जो पंचायत इलेक्शंस होंगे या ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस होंगे, तो आप इसे कैसे देखते हैं? डू यू अगेन सी इट एज अ प्लॉय ऑफ सेंटर टू अगेन गेट इनटू द सिस्टम, और हाउ डू यू व्यू इट? मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा. आए, जिनको इलेक्शन लड़ना लड़ें. जमहूरियत की खासियत है हर कोई अपनी किस्मत आजमाए. कम लोगों ने असेंबली में किस्मत आजमाई, उनकी हालत क्या है वो सब जानते हैं. जिसने इलेक्शन में मुझे हराया, इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं. नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत और हैं जो लीडरी के दावा कर रहे थे, जो आजकल भी सोशल मीडिया पे मुझे अटैक करने में थकते नहीं है. अपनी जमानत नहीं बचा पाए. इल्तिजा मुफ्ती. नहीं, वो नहीं, उनकी बात छोड़िए. बच्चे हैं, उनसे तो मैं टक्कर लूंगा ही नहीं. मैं औरों की बात कर रहा हूँ. पीडीपी में तो पीडीपी की आने वाली क़यादत की लड़ाई चल रही है. वो ये मेरे साथ नहीं है, ये अपने नंबर बना रहे हैं. लेकिन आने दीजिए, अच्छा है. जमहूरियत में जितने ज़्यादा लोग हिस्सा लें
अच्छी बात है, लोगों को एक मौका मिलता है फैसला करने का। लोगों का फैसला हमारे सिर आंखों पे। विजेंद्र जी। उमर साहब, मैं एक टीचर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और आपने अभी बात की कि कैसे ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आप इस समय हैं, दिल्ली की सरकार भी थी, कि आप अपने खुद के एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स को ना अपॉइंट कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं, सिचुएशन लाइक दैट विच इज़ देयर बिकॉज जो your state is declared as UT. But there are situations even otherwise which are challenge to federalism. In the similar sense कि आप खुद अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है जिसमें कहा जाता है कि वाइस चांसलर्स इवन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज विल हैव मोर से ऑफ द सेंटर। केंद्र तय करेगा कि कौन वाइस चांसलर्स बनेंगे, क्योंकि उनके representatives का होना जरूरी होगा in that selection committee and search committee. And this is not the only challenge to federalism in NEP. There are many other similar challenges where the center is flexing its muscles even in the matters जो कि otherwise security जैसे complex नहीं है, education जैसी चीजें हैं. What is your take on NEP and having such provisions, and also why chief ministers and administration of the states are not coordinating with each other, No, they are. so that this They are centers flexing muscles can be controlled? They are trying to coordinate. The only problem is the number of states that have non-BJP chief ministers is very limited. First and foremost, this move is fraught with danger. Why should the central government tell states who their vice chancellors should be in their universities? One. Two, I would just like to remind the BJP that no situation lasts forever. Today they're in the central government, they will decide who the vice chancellors are. But tomorrow there's quite likely to be a situation where they'll have some state governments but not the central government. How will they react then when a central government that is not BJP is telling their states how to put vice chancellors? So therefore they must keep in mind that today they're in power, tomorrow they'll be in the opposition. कहीं ऐसा ना हो कि जो आज कर रहे हैं उनको कल भुगतना होगा. Two. Third, you asked about coordination. Chief ministers are reaching out to each other. I've had conversations with chief ministers. I have a letter on my table from the chief minister of Tamil Nadu talking about the assembly resolution that they passed against this and asking other states to do the same thing. So it's not as if they're not coordinating, they are. The number of non-BJP chief ministers is unfortunately rather limited. Chandrika Mishra, lawyer from Supreme Court, wants to ask. Ji Chandrika. सर, मेरा एक सवाल है कि धारा 370 हटने के बाद इस तरह से चर्चाएं थी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहाँ के लोगों के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे ठोस कदम उठाएगी। और वो तभी हो सकता है जब पूरे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर्स आएँ, वहाँ पे व्यापार बढ़े, कंपनियाँ आएँ। तो मेरा सवाल ये है कि उसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपस में क्या बात चल रही है या क्या उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है? हम इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें कोई खास कामयाबी हमें नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है और अगर 370 को हटाने का एक मकसद ये था कि बेरोज़गारी कम होगी, इसमें भी वो फेल हो गए हैं। कश्मीरी पंडित भी 370 को हटाने के बाद वापस नहीं आए, सुरक्षा के हालात भी पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुए, इन्वेस्टमेंट भी उस तादाद में नहीं आई जिस तादाद में आनी चाहिए थी और रोज़गार भी नौजवानों को उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अब क्या सफलताएं मिली हैं हमें 370 को हटाने के बाद, उस पर कोई मुझे बताए तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कोई खास कामयाबी या सफलताएं ज़मीनी सतह पे देखने को नहीं मिलती। Shujaul Haq from the PTI. Omar Saab, you of course mentioned about the statehood and you're looking forward to it. But do you have a timeline in mind? And if that timeline is not sort of met with, what is the approach that National Conference or your government will I'm not in the have? habit of handing out threats, and that will sound like a threat. If we don't get it by this time, then I'll do this. Obviously, we have things in mind. We have a plan B, we have a plan C. But I'm not given to, and I mean, when have you ever seen me holding out threats?
Even in my last term in office, I didn't do it. So I'm not going to sit here and turn around and say that, look, if we don't get it by such and such date, this is what we're going to do. Just know that we have fallback options that we're keeping in mind. But I'm working on the assumption that the Honorable Prime Minister, Home Minister, and others, they are committed to restoring statehood in Parliament and outside. The Supreme Court, in its 370 judgment, said that statehood to Jammu, full statehood to Jammu and Kashmir, not the abridged one that is being sort of lobbied for. Full statehood to Jammu and Kashmir must be restored at the earliest as soon as possible. That was more than a year ago. I think as soon as possible, at the earliest, qualifies for sometime in this next few months. Also, I wanted to ask you earlier when you were the chief minister, we've seen you working. Now it's a different thing altogether. Is it Why am I difficult? working less? No. Working with people. So now is it difficult to navigate with bureaucracy? No. Are they listening to you? Are they not listening to you? No, by and large, I'm doing all right. The odd hiccup here and there, but there's nothing that you can't, as we say in Kashmiri, phasha vasha maar ke, get it done. I'm not given to complaining. It's not in my nature to make excuses कि ये काम नहीं करने दे रहे हैं, वो हम नहीं हो रहा है, कर रहे हैं. We're doing it. ये तंज And we will continue to do it. सही जगह पहुंच गया People of Jammu and Kashmir have put us there to do a job. We'll do the job to the best of our abilities. And I'll carry the bureaucrats with me, even if I had no role in putting them there. आई थिंक सवाल और जवाबों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि इनको भी आगे चलते रहना है तो जी पूछ लें आखिरी सवाल आप. Take two more, and then Two more? All right. hers and one more, and then we can go. So then Your job. You have the difficult job of deciding yeah, who. Leher, and then We can have two ladies ask a question. One will be Leher and Thank you. The gender parity just went up in this room. So I'm Leher, sir, and my father served in the Indian Army. And both my parents actually happened to be from Jammu and Kashmir. My mother was, she's Dogri. So my father was posted in Kashmir quite a bit while we were growing up, you know. And I've been to a lot of the areas like Surankot, Punch, Rajouri. हम लोग रहे हुए हैं वहाँ पे, हमने काफ़ी कुछ देखा हुआ है वहाँ पे. So insurgency used to be there. It's always been there. But my father, there was a certain dignity about it. Like when he spoke about terrorists also, he used different language to address them. And even when he was talking about, war prisoners, there was a certain language that was used to address them. What I am seeing now, and I'm talking about my own personal observations, is that the language that we used to use has completely changed, and there's a certain politicization of the Indian army. It's not like insurgency pehle nahi hoti thi. There weren't, processes in place wherein the army would go in and fight with the terrorists, In fact, it was tougher, but they still used to do it, but it was not in the news. We weren't so gung-ho about it. So it is kind of scary because what's happened, I would just like to hear what your views on it. Do you feel that it's also transferred? Because, when you're talking like that about the next person being an enemy, I think it also transfers to the common person. So that is something that I would really like to hear your views upon. And the second thing is, I went back to Kashmir after a really long time. You said what positive has come out. What positive I saw was that tourism probably has gone up. People feel safer traveling to Kashmir. So I went to Kashmir in May. I get. Can I ask you sort of supplementary to the second part of your question? Of course. Was the removal of 370 necessary for the tourists to start coming? I personally do not think that it made That's it. my point. But to many See, other people. The security situation, the improvement in the security, or the perceived improvement in the security situation is what allowed tourists to feel more comfortable there. Yes. That is more a result of the governance, particularly of a territory under president's rule. It wasn't 370 removal
370 removal has had no impact on the improvement in the security situation. It's how you've handled the security forces. Now I'm sure there are many people who will disagree with me, and that's fine, we'll agree to disagree. On the first part, while I truly respect and appreciate your sentiments, I fear that you are in the overwhelming minority today. I'm telling you honestly, I truly appreciate where you're coming from. I think where you're coming from is the right place. I think pushing our forces to be more political is very dangerous. Political armed forces are what our neighbors have had, and not one of them has something good to show for it, whether it is on the east or on the west. One of the biggest strengths that India has had has been that our armed forces have been apolitical. Not non-political, because they obviously have political beliefs. They are allowed to participate in elections, but their political beliefs do not become part of the work that they do. I fear that is changing, and changing for the worse. But I think you and I are in a minority where those beliefs are concerned, but that's the way it is. Last question from Manisha Priya ma'am. नमस्कार, मैं आप चूंकि आपने कहा कि काम करना अच्छा लग रहा है और आप एक पॉजिटिव मूड में हैं, तो मैं काम की बात करती हूँ, राजनीति की बात बंद करती हूँ, क्योंकि आप अब वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। इलेक्शंस के पहले जब मैंने फील्ड वर्क किया और कश्मीर वैली में काफ़ी दूर दूर तक गई, नौजवान दिखाते थे कि नौकरी के नाम पे ये हमको एसपीओ बनाया है, कोई 10,000 कोई 12,000, और पूरे के पूरे जब उनको ये समझ आ गया कि मैं एक सीरियस फील्ड रिसर्चर हूँ, तो पूरे परिवार से मिलाते थे और बताते थे कि देखिए शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, इतने साल हो गए, हमने एक पत्थर भी उठा के किसी पे नहीं फेंका है, आप ये बताओ ये 10,000 रुपये में परिवार चलेगा कैसे। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए ये लोग हैं जिन्होंने अपना विश्वास आप में दिया है, और ये भारत है जो जॉब से बड़ा फेल सही हो रहा है, तो आप जो नौकरियां देंगे वो कुछ अच्छी सब्सटेंटिव नौकरियां होंगी, किस तरह का चेंज आप लाएंगे? सरकार में हम नौकरी दे पाएंगे सब्सटेंटिव ही होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी का हल सरकारी नौकरी में नहीं है। जो एसपीओ लगे वो भी मजबूरी में लगे। अब चलिए, मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हो 10,000, 12,000, 15,000 कम है, लेकिन चलिए कम से कम वो 15,000 तो मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो आज एसपीओ भी नहीं लगे। बहुत सारे जम्मू कश्मीर में आज भी नौजवान हैं जो मुझे एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं मुझे एसपीओ लगाओ। वो एसपीओ की पोस्ट के लिए तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, जैसे मैंने इससे पहले आपसे कहा, तमाम रियासतों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे यहाँ है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़म के हवाले से, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हमारी एक बहुत बड़ी मतलब खामी ये रही है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं हम, टेरिटरी हैं, लेकिन हम गल्फ कंट्रीज़ में लोग अपने ज़्यादा भेज नहीं पाते हैं। क्यों नहीं? अगर केरला से जा सकते हैं तो जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं? हमारे भी पढ़े लिखे हैं, क्या कमी है उनमें? अब कहीं ना कहीं इस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाहर के मुल्कों में जो है हम मौके फराहम करें। कोशिश की जा रही है कि रोज़गार के जो हैं नए तरीके हम पैदा करें, लेकिन द प्रॉब्लम इज ऑफ अ मेजर प्रोपोर्शन। तो अब हो गया उमर साहब, लेकिन प्रोग्राम आपका है ना, आप ऐसे कह रहे हो। आपने 2 सवाल कहे और वो 2 सवाल भी हो गए। बस तो हो गए, तो आप बंद कर, जब आपका मूड बने आप बंद कर दीजिए ना। आपसे तो सारे लोग सवाल पूछेंगे, इतने हाथ खड़े हो रहे हैं कि पूरी रात गुजर जाएगी, पर यही रोकते हैं।